नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम अभी तक पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण को, जिसमें हमने शब्द विचार टॉपिक जो है अपना क्लियर कर लिया है। तो यानी कि व्याकरण से हमारे तीन पार्ट क्लियर हो गए हैं। सबसे पहला पार्ट जो था वो था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत ही व्याकरण के जो अंग हैं उनको हम पढ़ रहे थे, जिसमें वर्ण विचार और शब्द विचार हमने टॉपिक दोनों ही क्लियर कर लिए हैं। और उसके बाद आज हम बढ़ते हैं अपने लिटरेचर यानी कि अपने साहित्य की बुक की तरफ, जिसका नाम है क्षितिज। और उसका पहला चैप्टर यानी कि दो बैलों की कथा हमने अपना पाठ कंप्लीट कर लिया था। बहुत अच्छे से हमने वो कहानी पढ़ी और आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का ही दूसरा चैप्टर लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, जिसका नाम है लासा की ओर। तो ये जो हमारा पाठ है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें आपको इसमें नई पता चलने वाली है, नई नई बातें पता चलने वाली है और कुछ नया आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। तो ये एक यात्रा वृतांत है जो कि राहुल संकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है और इसमें जो आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और वो पूरा वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है उस यात्रा का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है। तो पाठ का परिचय मैं एक बार आपसे यहाँ पर करवा दूं, बाकी हम चैप्टर को पढ़ेंगे अपने पाठ्य पुस्तिका से, क्योंकि इसमें हमने जो पाठ यहाँ पर दिया है वो शॉर्ट में दिया है और इस पाठ को पूरी तरह से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पाठ में क्या है, काफी सारी जो चीजें हैं वो कैसी हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा एक तरह से ज्ञानवर्धक है, बताने वाली है काफी चीजें। तो देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लासा की ओर पाठ एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, यात्रा वृतांत। अब देखिए, मैंने आपको बताया आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका जो है वो दोनों ही पार्ट्स उसमें है, यानी कि आपका काव्य खंड भी उसमें है और आपका गद्य खंड भी उसमें है। तो काव्य खंड जो होता है जिसमें आपकी कविताएं होती है, ठीक है, दोहे होते हैं, सोरठे होते हैं, सवैये होते हैं, पद होते हैं, गजल होती है, शायरी होती है, ये सब आपके काव्य खंड में यानी कि पद खंड में आते हैं। और जो आपके गद्य खंड होता है उसमें आपके आते कहानी, जैसे आपने इससे पहले पढ़ी थी दो बैलों की कथा। फिर आते हैं इसमें आपके लेख, इसमें आते हैं आपके निबंध, इसमें आते हैं आपके यात्रा वृतांत, इसमें आता है आपका संस्मरण, इसमें आता है आपका नाटक, इसमें आता है आपका उपन्यास। तो इतनी सारी चीजें आती है आपके गद्य खंड में। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो आपके गद्य खंड का एक चैप्टर पढ़ लिया है, पहला चैप्टर, और दूसरा पार्ट हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो एक ये यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है? अब जैसे कहीं पर जाकर लेखक ने यात्रा की और उस यात्रा का वर्णन अगर आपके लिए किया है तो वो यात्रा वृतांत है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण जैसे आप पुरानी चीजें, जो पुरानी बातें हैं, चाहे वो बचपन की यादें हो, चाहे या कुछ समय पहले की बातें हो, उनको याद करके लिखना संस्मरण कहलाता है। तो यहाँ पर यात्रा वृतांत हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। यानी कि यहाँ पर जो यात्री है उसको, यहाँ पर जो यात्री है उसको एक तरह से उसको मंजिल की ज्यादा एक तरह से आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसको मंजिल से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है जितना उसको आनंद इस यात्रा में आया है। यानी कि इस यात्रा के दौरान जो जो उसने अनुभव किए हैं, यात्रा के दौरान जो जो उसको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सारे उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे उनकी ये जो यात्रा है, इस यात्रा में रोमांच यानी कि एक तरह से एक्साइटमेंट कैसा था और उत्साह कैसा था, फक्कड़पन कैसा था, उस सब का रोचक मिश्रण यहाँ पर किया गया है। अभी आप देखेंगे पाठ को तो आप देखेंगे कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा ये चैप्टर। और इस पाठ में 1930 में ये जो यात्रा की थी, ये कब की थी? ये यात्रा की थी सन 1930 में लेखक द्वारा तिब्बत
की यात्रा जो उन्होंने की थी उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक जो आपको चित्र दिखाया गया है, उस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर भूटान, बर्मा, ठीक है, युवान, तो ये अलग अलग जगह है। और इस तरह से ल्हासा, ल्हासा ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड से यहाँ पर दिखाया है ये जगह है आपकी ल्हासा। तो ल्हासा की ओर तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं और ल्हासा की ओर वहां से निकल रहे हैं। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। और यहाँ पर देखिए पाठ का सार आप एक बार देख लीजिए, क्या कुछ हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, क्या कुछ पढ़ेंगे हम इस पाठ में। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया कि ये एक यात्रा है। तो इस यात्रा में लेखक ने इस यात्रा को एक छद्म के वेश में, छद्म यानी कि भिखमंगे के वेश में उन्होंने ये यात्रा की थी। और तिब्बती समाज जो है, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है तिब्बती समाज के बारे में, कि जो तिब्बती समाज है उनके विचारों में काफी खुलापन है, यानी कि काफी एक तरह से उनके विचार काफी खुले हुए हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने बताए हैं इस बात के लिए, जैसे अपरिचित लोगों को भी वो घरों में जाकर चाय बनवा सकते हैं। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आप अपरिचित हैं, आप नहीं जानते वहां पर किसी को, तो आप अपने लिए चाय बनवा सकते हैं वहां पर जाकर। और या स्वयं जाकर स्वयं बनाकर ला सकते हैं, या फिर आप स्वयं जाकर अपने लिए चाय बनाकर ला सकते हैं। और यहाँ की चाय बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है, कि चाय में मक्खन डलता है, नमक डलता है, सोडा डलता है, ये सारी चीजें मिलाकर ये चाय बनाई जाती है। बहुत ही अलग तरीके की, बहुत ही डिफरेंट तरीके की ये चाय है, जिसमें नमक, मक्खन और सोडा मिलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक और चीज बताई है कि थोड़ला, जो डांडा थोड़ला है, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसमें, उसकी यात्रा का वर्णन किया है कि वो यात्रा उनके लिए काफी खतरनाक थी वहां पर। और उस जगह को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो हम देखेंगे। यहाँ लडकोर के रास्ते में लेखक अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। जब ये यात्रा होती है तो लडकोर एक जगह है जहाँ पर लेखक अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। और उसके बाद आगे की यात्रा बहुत कष्टप्रद थी। यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ आप देख सकते हैं, बौद्ध ग्रंथों का चित्र यहाँ पर कुछ दिखाया गया है। 103 हस्तलिखित बौद्ध ग्रंथ यहाँ के एक मंदिर में रखे गए थे। तो इस तरह से इस पाठ का सार हमने यहाँ पर पढ़ा, पाठ का सारांश हमने यहाँ पर लिया। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया चैप्टर इंटरेस्टिंग है, काफी चीजें इस पाठ से हमें पढ़ने को मिलेंगी, काफी चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो इस पाठ के जो मुख्य शिक्षण बिंदु है वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले है लेखक का तिब्बत की यात्रा करना, ठीक है। मुख्य शिक्षण बिंदु इस पाठ से लेखक का तिब्बत की यात्रा करना, तिब्बती समाज के रीति रिवाजों से परिचित होना, मक्खन, नमक और सोडे वाली चाय का स्वाद चखना, खतरनाक डांडा जो लडकोर, उसकी यात्रा का वर्णन, और लेखक का अपने मित्रों से बिछड़ना, यात्रा में डाकुओं का भय होना और वहां जाकर सुमति से उनका परिचय होना, शेखर विहार की यात्रा करना और धर्म चक्र की जानकारी लेना। तो इस तरह से इस पाठ में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक तरह से चैप्टर की मोटा मोटी जानकारी आपको हो चुकी है कि पाठ क्या है, एक यात्रा वृतांत है। बहुत ही सुंदर तिब्बत की यात्रा यहाँ पर की गई है और उसमें ल्हासा की ओर जाते वक्त क्या कुछ चीजें हुई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1893 1893 में उनका जन्म हुआ था, 1893 में। और उनके नैनीहाल, एक तरह से उनके नैनीहाल में उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर लिखा है कि 15 जिला आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। ध्यान दीजिएगा कि राहुल सांकृत्यायन जी का जो मूल नाम था वो केदार पांडे था और उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई और 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है। और इसके बाद वो बन गए राहुल सांकृत्यायन।
अपभ्रंश, उनका नाम राहुल संकृत्यायन हो गया। और राहुल जी पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। यहाँ तक कि उन्हें भाषाओं का महापंडित कहा जाता था, क्योंकि देखिए उनको पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी और जाहिर सी बात है हिंदी भाषा का तो ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था और उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल, अब देखिए यहाँ पर कुछ ये इनके जो रचनाएं दी गई है उनको हम पढ़ेंगे। राहुल संकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानियां, आत्मकथा, यात्रावृत्ति, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं पर साहित्य का सृजन किया। लगभग उन्होंने हर तरह के एक तरह से साहित्य को छुआ है, जिसमें उन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, आत्मकथा भी लिखी है, यात्रावृत्ति भी लिखी है, जीवनी भी लिखी है और आलोचना भी लिखी है, शोध भी लिखा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग है इसके। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख कीर्तियां हैं। तो जो यहाँ पर अंडरलाइन किया है, इनकी प्रमुख कीर्तियां, एटलीस्ट आप इतना तो जरूर याद कर ले। उनकी प्रमुख कीर्तियां, मेरी जीवन यात्रा जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। तो इस तरह से उनकी प्रमुख कीर्तियां ये हैं। और इसके अलावा इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर 150 पुस्तकों की जो संख्या है लगभग रचना की है और बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यानी कि काफी जो लुप्त प्राय सामग्री थी उसका उद्धार उन्होंने किया है और इसको करके उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो इस तरह से आपने देखिए राहुल संकृत्यायन जी के विषय में हमने पढ़ा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब पूरा मैंने आपको बता दिया है कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। जरूरी बातें पढ़ लिया, उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये जो संकलित अंश है राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए यह यात्रा उन्होंने एक भिखमंगे के छद्म वेश में की और इसे तिब्बत की राजधानी लाहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। और इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो देखिए, चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना। अभी तक तो काफी इंटरेस्ट आपका जग चुका होगा यहाँ पर इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के प्रति। अब जैसे नाम है तो नाम थोड़ा सा अजीब है, तो आपको चैप्टर बोरिंग नहीं लगना चाहिए। चैप्टर काफी मजेदार है, काफी कुछ चीजें इसमें सीखनी है। तो देखिए, शुरू करते हैं चैप्टर को। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फेरी कडलिट पोर्ट का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। फेरी कलिडपोर का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल से जो तिब्बत जाने का रास्ता था, ये उस टाइम पे अपनाया जाता था व्यापार के लिए। और केवल व्यापार ही नहीं, जो फौजी टुकड़ियां होती थी वो भी यहीं से रास्ता निकालती थी, वो भी यहीं पर जाती थी। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए हैं। इसीलिए इन रास्तों पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। उन चौकियों पर कभी चीन की पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिरे हुए हैं जिस रास्ते पर। ये 1929 से 1930, लगभग आज से अब के
अगर देखा जाए तो 94 ईयर्स 94 साल पहले कि ये 94 या 92 ईयर्स पहले कह सकते हैं, ये पहले की बात है। तो उस टाइम पे यहाँ पर उन्होंने कहा कि दुर्ग के किसी भाग में जहां पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां के कुछ घर अभी भी आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, वहां हमने चाय पीने के लिए हम ठहरे। परित्यक्त यानी कि जिसको अब छोड़ दिया गया है, जो अब खाली है। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला उनको मिला। और उसके बाद तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी। जो तिब्बत की यात्रा करने वाले यात्री थे, उनके लिए काफी सारी तकलीफें भी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनके लिए। अब कैसी परेशानियां थी देखिए, और कुछ आराम की बातें भी थी। अब देखिए, परेशानी तो थी, वो परेशानियां आप आगे देखेंगे, लेकिन बहुत सारे आराम की बातें भी थी। वो क्या थी, यहाँ देखिए, वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था, और ना ही वहां की औरतें पर्दा करती थी। तो देखिए, ये एक आराम की बात थी, ये एक अच्छी बात थी कि वहां पर जाति पाति छुआछूत का कोई भेद नहीं था। घर की महिलाएं कोई भी पर्दा नहीं करती थी, महिलाएं वहां पर पर्दा नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को एक शक्ल देख के जिसका पता चल जाएगा कि ये भिखमंगा नहीं, ये तो कुछ और ही है, क्योंकि कोई भी चीज जो इंसान दिखाने के लिए करता है वो पता चल जाती है। तो अगर बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते हैं, उन्हें लोग चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी आप घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, और वह आपके लिए उसे पका देगी। ठीक है, तो वहां पे कैसा माहौल था? अगर आप एक यात्री के रूप में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर क्या था कि आप घर की बहू या घर की सास या घर में बेटी जो भी है, आप जाकर आप अपनी झोली से सामान निकाल कर उन्हें दे सकते हैं, और वो आपको उसके चाय बनाकर आपको पिला सकती है। तो इस तरह से वहां पर मतलब कोई भी भेदभाव नहीं था, किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं था। और एक तरह से किसी भी तरह का वहां पर कोई भी इस तरह का माहौल नहीं था। केवल जो निम्न श्रेणी के भिखारी होते थे, तो उनको चोरी के डर से अंदर नहीं आने दिया जाता था, वरना खुद जाकर भी आप चाय बना सकते हैं किसी के घर पर। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। अगर आप चाय का सारा सामान, जैसे क्या क्या बताया था वहां की चाय का सामान, मक्खन, नमक और सोडा, इसको वो पकाएंगी, फेंटेंगी, दूध वाली चाय का कलर बना के एक टोटी वाले बर्तन में रखकर वो आपको दे देंगी, और आप उसको पी सकते हैं। और इस तरह से बैठक की जगह जो चूल्हे से दूर है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। अगर देखिए, क्योंकि कोई भी मेहमान घर में जब आता है, तो आप उसको डायरेक्ट अपने किचन में नहीं लेकर जाते, अपनी रसोई में या अपने बेडरूम में या अपने बाथरूम में नहीं लेकर जाते। आप सबसे पहले मेहमान को बिठाते हैं अपने, जो उनका एक तरह से जो बैठक होती है, जो बैठक रूम होता है कोई भी बाहर से आने जाने वाले का, तो वहां पर आप बिठाते हैं, या तो चेयर में आप बिठाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको शक है कि आपने जो मक्खन दिया है चाय के लिए, वो पूरा आपकी चाय में नहीं डलेगा, तो आप खुद किचन में जाकर, आप खुद रसोई में जाकर अपने लिए चाय बना सकते हैं। तो इस तरह से चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की जरूरत होती है। चाय का रंग यदि तैयार हो गया, तो फिर अब उसमें नमक और मक्खन डालने की जरूरत है। और इस तरह से परित्यक्त चीनी किले से हम चलने लगे। अब लेखक कहते हैं वहां पर उन्होंने चाय पी, और उसके बाद वो जो परित्यक्त चीनी किला था, परित्यक्त यानी कि जिसको त्याग दिया गया हो, चीनी सेना ने उसको त्याग दिया था, छोड़ दिया था, तो परित्यक्त चीनी किले से अब वो चाय पीकर आगे बढ़ने लगे। तो एक आदमी राहदारी मांगने आया।
तो लेखक कहते हैं एक आदमी राहदारी मांगने आया। आपने देखा होगा ना टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, रास्ते में आपने देखा होगा कि जगह जगह पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो राहदारी मांगने आया, हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन से हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे, यानी कि उस तरफ से आखिरी गांव और इस तरफ से पहला गांव, ठीक है। तो वो कहते हैं क्योंकि टोल टैक्स देना पड़ा वहां से, तो वो कहते हैं कि शायद हम उसी दिन से जो थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे, जहां सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। और देखिए, आदमी थे और भिखमंगे ही रहते थे। तो जब थोड़ला में उन्हें अब रेस्ट करना था, तो थोड़ला में जो सुमति, तो थोड़ला में लेखक के जो साथ यात्रा कर रहे थे सुमति, उनके कुछ मित्र और कुछ भिखारी भी वहां पर रहते थे, तो उन्हें वहां रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे के रूप में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी थी। तो लेखक कहते हैं कि हम पहले भी इसी रास्ते आए थे, काफी भद्र यात्री, एक तरह से अच्छे कपड़े पहने हुए थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो उस टाइम पर लेखक कहते हैं कि हमें किसी ने रहने की जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब वहां पर शाम के समय लोग छड़ पी लेते हैं। छड़ यानी कि एक तरह की जो मदिरा होती है, एक तरह का नशीला पदार्थ होता है। तो वहां पर के जो लोग थे उस टाइम पे शाम के समय जो है छड़ पीकर मदमस्त रहते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था, सबसे जो टफ जगह है, जो डांडा थोड़ला है, वो पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडा जो है, डांडा थोड़ला एक तरह से जो है तिब्बत की सबसे एक तरह से खतरे वाली जगह है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण। अब वहां की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई की है और इसके कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। देखिए जो ऊंचाई है वो 16 से 17 हजार फीट की है और इस कारण उसके दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं है। तो सबसे खतरे की जो यात्रा है, सबसे खतरे की जो जगह है वो है डांडा थोड़ला। तो यहाँ पर नदियों के मोड़, जो लेखक कहते हैं कि यहाँ नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। यानी कि नदियों का मोड़ यहाँ लग जाता है और पहाड़ों के कोने यहाँ पर लग जाते हैं और इसीलिए यहाँ तक दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। यानी कि अगर कोई आ भी रहा होगा तो उसको नहीं देखा जा सकता है। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, जो क्योंकि उस टाइम पे देखिए जो डाकू होते थे बहुत ही खतरनाक होते थे, बहुत ही भयानक होते थे। तो वहां पर वो क्या करते थे, अभी देखना आप आगे यहाँ पर पढ़ेंगे हम, बहुत ही खतरनाक तरीके से बताया गया है कि डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। अगर तिब्बत के गांवों में यदि खून हो जाए कहीं पर तो क्या होता है, उसको सजा दी जा सकती है, सजा होती है उसको। लेकिन इन खतरनाक जगहों पर यदि किसी को मार दिया जाए तो वहां तो फिर कोई भी परवाह किसी की नहीं करता, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है और सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहां गवाह भी तो नहीं मिल सकता। अगर अगर कोई केस करता भी है, अगर कोई
अपनी बात रखता भी है, अगर कोई अपनी गुमशुदगी, अपना कोई भी रिपोर्ट दर्ज करवाता भी है, तो सरकार कभी भी वहां पर पुलिस विभाग, खुफिया विभाग पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती, क्योंकि वहां पर कोई गवाह नहीं मिल सकता। यानी कि अगर कुछ हुआ भी है तो वहां पर कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि हाँ इस टाइम पे यहाँ ऐसा हुआ था, या ये इस समय पर हुई थी घटना, या इसने देखा था, इसने नहीं देखा था। तो ऐसा कहने सुनने वाला वहां कोई आसपास नहीं होता, इसीलिए वहां पर सरकार भी थोड़ा सा ढीली पड़ जाती है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। तो देखिए कितने खतरनाक डाकू हैं, यानी कि अगर वहां पर रास्ते में डाकू मिल जाते हैं तो इसका अर्थ है कि मृत्यु तो पहले निश्चित है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। और हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। और इस अभी क्योंकि इलाका थोड़ा सा पूरा पिछड़ा है और एक तरह से बॉर्डर इलाका है, तो वहां पर हथियार की एक तरह से बहुत ज्यादा हथियार का कानून नहीं है कि अगर आप हथियार रख रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कानून, इस तरह का कानून फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पर लोग अगर हथियार का कानून ना होने के कारण पिस्टल को, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास आपको पिस्तौल मिल जाएगी, बंदूक मिल जाएगी। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। तो यहाँ तक कि अगर डाकू यदि जान से ना मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि हर इंसान अपनी जेब में पिस्टल या बंदूक लेकर घूमता है। तो क्यों डाकू एकदम से सबसे पहले इंसान को मारता है? क्योंकि अगर वो इंसान को नहीं मारेगा तो उसको खुद की जान का भी खतरा है, यानी कि जो व्यक्ति उसके सामने आया है वो व्यक्ति उसे खुद मार भी सकता है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं गांव में रहने पर, गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो भिखमंगे थे और जहां कहीं भी वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची, यानी कि दया करो दया करो। वो कहते हैं कि हम तो छद्म के वेश में थे, हम तो एक भिखारी के वेश में थे। जहां कहीं भी हमें इस तरह डाकुओं जैसी सूरत दिख जाती थी तो हम बिल्कुल लाचार हो जाते, जीभ बाहर निकाल लेते और दया की भीख मांगा करते थे। और खुद से भीख मांगने लगते थे, एक पैसा भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम का नहीं था। तो लेखक कहते हैं मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2-2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो यहाँ पर से अब जो डांडा थोड़ला था वहां पर से लेखक ने 2-2 घोड़े जो है वो कर लिए और इस तरह से आगे बढ़ चले। अब देखिए दूसरे दिन जो है लेखक घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर, यानी कि डांडा थोड़ला की ओर बढ़ते हैं। डांडे से पहले वो फिर से चाय पीते हैं और दोपहर के वक्त वो डांडे के ऊपर जा पहुंचते हैं, क्योंकि यही टाइम है दोपहर का टाइम की डांडे के ऊपर से जाना, वरना शाम को तो वहां पर खतरे से खाली नहीं है। और वो जो ऊंचाई थी डांडा थोड़ला की वो 17 से 18 हजार फीट की थी। और वो कहते हैं हमारे दिक्कन तरफ अर्थात दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भाटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना तो वहां पर बर्फ की सफेदी थी और ना ही किसी तरह की हरियाली। और इस तरह से देखिए यहाँ पर लेखक ने अपने डांडा थोड़ला की जो चढ़ाई है वो शुरू कर दी है। और आगे देखेंगे आप, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी और चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर तिब्बत के लोगों के व्यवहार को बताया है लेखक ने, और आगे और भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि किस तरह की यात्रा उनकी रही और किस तरह वो अपने साथियों से बिछड़ गए और किस तरह उन्होंने वहां पर धार्मिक ग्रंथों की पुस्तकें देखी। तो पूरी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।